हेलो दोस्तों। कभी सोचा है कि हम हर दिन लगभग 20,000 बार सांस लेते हैं, वो भी बिना सोचे समझे। हर एक सांस अपने आप में बायोलॉजी का एक चमत्कार है और आज हम इसी जबरदस्त प्रोसेस के पीछे का साइंस समझने वाले हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है जो ना सिर्फ हमें जिंदा रखता है बल्कि आपके आरआरबी, एएलपी और टेक्नीशियन के एग्जाम में पक्के नंबर भी दिला सकता है। तो स्वागत है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम की इस मास्टर क्लास में। यहाँ हम हर कॉन्सेप्ट को बिल्कुल जीरो से एकदम स्टोरी की तरह समझेंगे। रेडी हो जाइए। अच्छा, इस सफर पर आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात। अगर आप रेलवे एग्जाम क्रैक करने को लेकर सीरियस हैं तो अभी के अभी सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए। हम यहाँ पूरा सिलेबस चैप्टर बाय चैप्टर बिल्कुल फ्री में कवर कर रहे हैं, तो ये सब्सक्राइब करना आपकी सक्सेस की तरफ पहला स्टेप है। आप शायद नोटिस कर रहे होंगे कि हमारे विजुअल्स कितने क्लियर हैं। एक्चुअली हम एक नए पावरफुल एआई प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये प्लेटफॉर्म कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को सिंपल और क्लियर डायग्राम्स में बदलने में हमारी मदद करता है, ताकि आप चीज़ों को जल्दी और आसानी से समझ सकें। टेक्नोलॉजी के साथ सीखना अब पहले से कहीं ज़्यादा आसान हो गया है। तो अब आते हैं असली सवाल पर। आखिर एक सांस में ऐसी क्या पावर होती है कि वो हमारी पूरी बॉडी को एनर्जी दे देती है? देखिए, ये कोई जादू नहीं है, ये हमारे शरीर के अंदर चलता हुआ एक शानदार साइंस है और आज के सेशन में हम इसी राज से पर्दा उठाएंगे। चलिए फटाफट एक नज़र डालते हैं कि आज का हमारा सफ़र कैसा रहेगा। सेक्शन 1 में हम जानेंगे कि ये चैप्टर एग्जाम के लिए इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है। सेक्शन 2 में हम हवा के पूरे रास्ते को ट्रेस करेंगे। सेक्शन 3 में ब्रीदिंग की असली मैकेनिक्स को समझेंगे। सेक्शन 4 में उस मैजिकल मोमेंट को देखेंगे जहां गैस एक्सचेंज होती है। सेक्शन 5 में आपके लिए एक एग्जाम चैलेंज होगा और आखिर में सेक्शन 6 में हम आपके अगले स्टेप्स पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 1, ये चैप्टर जरूरी क्यों है? देखिए, बात सिंपल है। आरआरबी, एएलपी और टेक्नीशियन के जनरल साइंस सेक्शन में रेस्पिरेटरी सिस्टम से सवाल आना ऑलमोस्ट गारंटीड है। फॉर एग्जाम्पल, डायफ्राम का फंक्शन क्या है या एयर पैसेज का सही सीक्वेंस क्या है, ये सवाल लगभग हर साल पूछे जाते हैं। इस चैप्टर को मास्टर करने का मतलब है कि आपके कुछ मार्क्स तो एग्जाम हॉल में घुसने से पहले ही पक्के हो जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं सेक्शन 2, द कंप्लीट एयर पाथवे। इसे हम एक कहानी की तरह समझेंगे, द जर्नी ऑफ ऑक्सीजन। हम हवा के साथ बाहर की दुनिया से लेकर हमारे लंग्स की गहराइयों तक का सफर तय करेंगे। ये जर्नी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। ओके, तो इससे पहले कि हम हर स्टॉप को डिटेल में देखें, चलिए पूरे सफर का एक मैप देख लेते हैं। सबसे पहले हवा एंटर करती है नॉस्ट्रिल से, फिर वो गुजरती है फेरिंग्स से, उसके बाद जाती है लैरिंग्स में, फिर ट्रेकिया में, वहां से ये डिवाइड होती है ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में, और आखिर में अपनी मंजिल एल्वियोली तक पहुंचती है। इस सीक्वेंस को बिल्कुल ऐसे ही याद कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में ये ऑर्डर सीधा सीधा पूछ लिया जाता है। तो हमारे सफर का पहला इंपॉर्टेंट स्टॉप है फेरिंग्स। इसे आप बॉडी का एक चौराहा, एक क्रॉस रोड समझ लीजिए। ये वो कॉमन रास्ता है जहां से खाना हमारी फूड पाइप में और हवा हमारी विंड पाइप में जाती है। अब जब रास्ता एक ही है तो ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए किसी की जरूरत तो पड़ेगी ही, है ना? फेरिंग्स के ठीक बाद हवा पहुंचती है लैरिंग्स में, जिसे हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। ये हमारा इंटरनल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। यहीं पर वोकल कॉर्ड्स होते हैं जो हवा के गुजरने पर वाइब्रेट करते हैं और साउंड प्रोड्यूस करते हैं। मेल्स की गर्दन में जो उभरा हुआ हिस्सा दिखता है, जिसे एडम्स एप्पल कहते हैं, वो असल में इसी लैरिंग्स का बाहरी हिस्सा है। और ये रहा हमारा ट्रैफिक कॉप। इसका नाम है एपिग्लॉटिस। ये पत्ती के शेप का एक छोटा सा फ्लैप है। इसकी ड्यूटी बहुत ही क्रिटिकल है। जब हम खाना निगलते हैं तो ये फौरन विंड पाइप यानी सांस की नली का रास्ता बंद कर देता है। इसकी ही वजह से आपका खाना आपके फेफड़ों में नहीं जाता। एक सिंपल सा लेकिन लाइफ सेविंग डिजाइन है। और हाँ, एग्जाम के लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे जरूर नोट कर लें। लैरिंग्स के बाद हवा का सफर जारी रहता है ट्रेकिया यानी विंड पाइप में। ये एक लंबी ट्यूब है। अब जो चीज इसे इंटरेस्टिंग बनाती है वो है इसका स्ट्रक्चर। ये सी शेप के कार्टिलेज रिंग से बनी होती है। ये रिंग्स इसे कोलैप्स होने से यानी पिचकने से रोकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक वैक्यूम क्लीनर का पाइप अपने डिजाइन की वजह से नहीं पिचकता। ये इस बात को श्योर करता है कि हवा का रास्ता हमेशा 24/7 खुला रहे।
आगे जाकर ट्रेकिया 2 मेन ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है, जिनको ब्रोंकी कहते हैं, एक राइट लंग के लिए और एक लेफ्ट लंग के लिए। लंग्स के अंदर ये कहानी और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। ये ब्रोंकी एक उल्टे पेड़ की तरह और भी पतली पतली ब्रांचेस में डिवाइड होती जाती हैं, जिनको ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। ये पूरा नेटवर्क लंग्स के हर कोने तक हवा पहुंचाने के लिए फैला होता है। और इन सबसे पतली ब्रांचेस के आखिर में आती हैं हमारी मंजिल, एल्वियोली। ये अंगूर के गुच्छों जैसे दिखने वाले लाखों छोटे छोटे एयर बैग्स हैं। यहाँ ऑक्सीजन का सफर तो खत्म होता है, लेकिन असली जादू यहीं से शुरू होता है। ये लंग्स की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। ये बाहर की दुनिया और हमारे ब्लड के बीच का मीटिंग पॉइंट है। अब जरा इस स्लाइड पर गौर कीजिए। ये फैक्ट मुझे सबसे ज्यादा फैसिनेट करता है। अगर हम अपने लंग्स में मौजूद सारे एल्वियोली को खोलकर फैला दें तो उनका टोटल सरफेस एरिया लगभग 80 स्क्वायर मीटर होगा। ये ऑलमोस्ट एक टेनिस कोर्ट के बराबर है। सोच के देखिए, नेचर ने हमें इतनी बड़ी सरफेस इसलिए दी है ताकि गैस एक्सचेंज ज्यादा से ज्यादा और बहुत तेजी से हो सके। कमाल की इंजीनियरिंग है ना? चलिए अब सेक्शन 3 पर चलते हैं। ब्रीदिंग काम कैसे करती है। अभी तक हमने हवा का रास्ता देखा, अब हम उस इंजन को समझेंगे जो इस हवा को अंदर खींचता है और बाहर धकेलता है। ये सब कुछ सिंपल फिजिक्स का खेल है, वॉल्यूम और प्रेशर का। इससे पहले कि हम प्रोसेस को समझें, ये एक छोटा सा फैक्ट है जो एग्जाम के लिए ज़रूरी है। एक हेल्दी अडल्ट रेस्ट करते समय 1 मिनट में लगभग 12 से 16 बार सांस लेता है। ये एक ऐसा नंबर है जो सीधा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ सकता है। अब इस स्लाइड को बहुत ध्यान से देखिए, ये पूरे मैकेनिज्म का निचोड़ है। चलिए इनहेलेशन यानी सांस अंदर लेने पर फोकस करते हैं। में मसल डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होती है और एक पिस्टन की तरह नीचे जाती है। सेम टाइम पर हमारी रिब्स ऊपर और बाहर की तरफ उठती हैं। रिजल्ट क्या हुआ? चेस्ट के अंदर की जगह यानी वॉल्यूम बढ़ जाती है। फिजिक्स का सिंपल रूल है, जब वॉल्यूम बढ़ता है तो प्रेशर कम हो जाता है और बाहर की हवा उस लो प्रेशर एरिया में दौड़कर आ जाती है। सांस छोड़ना यानी एक्सहेलेशन ज्यादातर पैसिव होता है। डायफ्राम रिलैक्स करता है, ऊपर उठता है, वॉल्यूम कम होता है, प्रेशर बढ़ता है और हवा बाहर धकेल दी जाती है। डायफ्राम का मूवमेंट, यही वो चीज़ है जो आपको यहाँ याद रखनी है। ओके, तो अब हम सेक्शन 4 में अपना माइक्रोस्कोप निकालने वाले हैं। हम एल्वियोली के अंदर जूम करके उस सबसे इम्पॉर्टेंट मोमेंट को देखेंगे, द गैस एक्सचेंज। ये वो जगह है जहां ऑक्सीजन हमारे ब्लड में एंटर करती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। ये पूरे सिस्टम का दिल है। ये सारा जादू एक बहुत ही सिंपल प्रिंसिपल पर काम करता है, जिसे कहते हैं सिंपल डिफ्यूजन। इसे ऐसे समझिए, इमेजिन कीजिए एक कमरा लोगों से भरा हुआ है और बगल वाला कमरा खाली है। दरवाजा खोलते ही लोग नेचुरली खाली कमरे की तरफ जाएंगे, राइट? गैसेस भी बिल्कुल ऐसा ही करती हैं। वो हमेशा हाई प्रेशर यानी भीड़ भाड़ वाले एरिया से लो प्रेशर यानी कम भीड़ वाले एरिया की तरफ जाती हैं। एल्वियोले में ऑक्सीजन का प्रेशर ज्यादा होता है और ब्लड में कम, तो ऑक्सीजन सीधे ब्लड में चली जाती है। इतना सिंपल है ये। तो एक बार जब ऑक्सीजन ब्लड में आ जाती है तो वो बॉडी में ट्रैवल कैसे करती है? इसका ज्यादातर हिस्सा यानी लगभग 97% अकेले ट्रैवल नहीं करता। उसे एक स्पेशल टैक्सी मिलती है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन, जो हमारे रेड ब्लड सेल्स में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन ले जाने वाले लाखों छोटे छोटे डिलीवरी ट्रक्स का एक फ्लीट समझिए। जब ऑक्सीजन इस ट्रक पर सवार होती है तो उसे ऑक्सी हेमोग्लोबिन कहते हैं। बचा हुआ छोटा सा 3% हिस्सा सीधा ब्लड के प्लाज्मा में घुल जाता है। अब एक बहुत जरूरी वार्निंग, कार्बन मोनोक्साइड यानी CO, जो धुएं में पाई जाने वाली एक खतरनाक गैस है, ये एक धोखेबाज है। ये हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन के कंपैरिजन में 200 गुना ज्यादा मजबूती से जुड़ जाता है। ये ऐसा है जिसे ये सारी डिलीवरी ट्रक्स को हाईजैक कर लेता है। जब ऐसा होता है तो ऑक्सीजन के लिए कोई टैक्सी नहीं बचती और बॉडी में ऑक्सीजन की कमी से दम घुटने लगता है। यही रीजन है कि बंद कमरे में कभी भी अंगीठी या जनरेटर नहीं चलाना चाहिए। अच्छा, अब वापसी की जर्नी का क्या? वेस्ट प्रोडक्ट यानी कार्बन डाइऑक्साइड CO2 लंग्स तक वापस कैसे पहुंचता है? ये 3 तरीके इस्तेमाल करता है। सबसे बड़ा हिस्सा 70% आसानी से ट्रैवल करने के लिए एक केमिकल फॉर्म में बदल जाता है, जिसे बाइकार्बोनेट आयंस कहते हैं। लगभग 23% उन्हीं हीमोग्लोबिन ट्रक्स पर लिफ्ट ले लेता है जिन्होंने अपना ऑक्सीजन ड्रॉप कर दिया है, और बचा हुआ 7% प्लाज्मा में घुलकर ट्रैवल करता है। बहुत बढ़िया।
अब आपने सारा जरूरी ज्ञान ले लिया है। अब टाइम है इसे टेस्ट करने का और ये देखने का कि एग्जाम में सवाल कैसे आते हैं। तो आरआरबी एएलपी एग्जाम चैलेंज के लिए तैयार हो जाइए। पहला सवाल स्क्रीन पर है। ह्यूमन लंग्स में गैसेस यानी O2 और CO2 का एक्सचेंज कहाँ होता है? आपके ऑप्शंस हैं ए ब्रोंकियाई, बी ट्रेकिया, सी एल्वियोलाई या डी डायफ्राम। याद कीजिए हमारे सफर की आखिरी मंजिल। मैं आपको सोचने के लिए कुछ सेकंड्स देती हूँ। और सही जवाब है सी एल्वियोली। जैसे कि हमने डिस्कस किया, एल्वियोली ही वो छोटी छोटी एयर सैक्स हैं जहां पर असली गैस एक्सचेंज होता है। वेल डन। चलिए अगला सवाल देखते हैं। इन्हेलेशन के दौरान डायफ्राम किस डायरेक्शन में मूव करता है? ए ऊपर की तरफ, बी नीचे की तरफ, सी लेफ्ट की तरफ या डी अपनी जगह पर रहता है? उस पिस्टन वाले एग्जाम्पल को याद कीजिए। बिल्कुल सही जवाब है बी डाउनवर्ड्स। सांस लेते वक्त डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है और नीचे की तरफ मूव करता है ताकि चेस्ट में हवा के लिए ज्यादा जगह बन सके। तीसरा सवाल, ह्यूमन बॉडी के वॉइस बॉक्स को किस नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए फेरिंक्स, बी लैरिंक्स, सी ट्रैकिया या डी एपिग्लॉटिस। ये तो आसान होना चाहिए। और सही उत्तर है बी लैरिंक्स। लैरिंक्स में ही वोकल कॉर्ड्स होते हैं जो साउंड प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। अगला सवाल, कौन सा स्ट्रक्चर खाने को विंड पाइप में जाने से रोकता है? ए लैरिंक्स, बी ग्लॉटिस, सी एपिग्लॉटिस या डी फेरिंग्स। हमारे ट्रैफिक कॉप को याद कीजिए। और जवाब है सी एपिग्लॉटिस। ये एक फ्लैप या ढक्कन की तरह काम करता है जो खाना निगलते वक्त विंड पाइप को सेफली कवर कर लेता है। आखिरी सवाल, लंग्स को कवर करने वाली मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? ए पेरिकार्डियम, बी प्लूरा, सी पेरिटोनियम या डी मेनिंजेस। सही जवाब है बी प्लूरा। ये डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन है जो लंग्स को प्रोटेक्ट करती है। और एक बोनस इन्फॉर्मेशन, पेरिकार्डियम हार्ट को कवर करती है। इन दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। शानदार परफॉर्मेंस। अब हम आखिरी सेक्शन पर हैं, सेक्शन 6, योर नेक्स्ट स्टेप्स टू सक्सेस। देखिए, सीखना एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है और हम ये श्योर करेंगे कि आप अपनी तैयारी में हमेशा आगे रहें। अगर इस मास्टर क्लास ने आपकी हेल्प की तो एक लाइक जरूर छोड़िएगा, इससे हमें बहुत सपोर्ट मिलता है। इसे अपने दोस्तों के साथ स्टडी ग्रुप्स में शेयर कीजिए क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। और हाँ, आगे आने वाली फिजिक्स और केमिस्ट्री की क्लासेस के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जो लोग और भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं उनके लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और हमारी सीरीज का अगला वीडियो यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप में लर्निंग जारी रहती है। हर चैप्टर के बाद आपको इंटरैक्टिव क्विजेज मिलेंगे ताकि आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट कर सकें। आपको फ्री ऑडियो रिवीजन नोट्स भी मिलेंगे जो एक ऐसे क्रिएटिव स्टाइल में है कि आप सिर्फ सुनकर सब कुछ बाय हार्ट कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट, जब भी आपके मन में कोई डाउट हो आप ग्रुप में कभी भी पूछ सकते हैं। और ये तो सिर्फ शुरुआत है। हमारा मिशन आपको सक्सेसफुल होने में हेल्प करना है, चाहे आपका एग्जाम कोई भी हो। आरआरबी जेई, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, टेक्नीशियन, हम सभी सब्जेक्ट्स पर अलग अलग लैंग्वेजेस में मास्टर क्लास लाने वाले हैं। आपको बस सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहना है। तो आज आपने ये तो जान लिया कि ऑक्सीजन ब्लड में कैसे एंटर करती है, लेकिन ये आपके शरीर के हर एक सेल तक, आपके ब्रेन से लेकर आपके पैर की उंगलियों तक डिलीवर कैसे की जाती है, इसका जवाब हमारे अगले चैप्टर सर्कुलेटरी सिस्टम में छिपा है। तो अगली मास्टर क्लास के लिए तैयार रहिए। धन्यवाद।